एक आईपीएस जिसके पिता की थाने में बेइज्जती हुई और बदला लेने के लिए वो आईपीएस बन गया, लेकिन जिस थानेदार ने उसके पिता की बेइज्जती की थी, जब वो सामने आया तो उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। वो आईपीएस जो ईश्वर और मानवता में इतना यकीन करता है कि एक चींटी तक को मारने से पहले 1000 बार सोचता है, वो जब क्रिमिनल्स का एनकाउंटर करता है तो किसी खूंखार क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक नजर आता है। वो आईपीएस जिसे वापस बुलाने के लिए मेरठ मुजफ्फरनगर के लोगों ने अपने जगहों पर, अपनी सड़कों पर पोस्टर लगवा दिए। आईपीएस जिसकी बीवी रात के 2 बजे अपनी टीम के लोगों के लिए खाना बनाया करती है, और इन सब के ऊपर एक आईपीएस जिसके नाम से अपराधी खौफ खाते थे। मुजफ्फरनगर में एक वक्त पर जो आतंक था उसको समाप्त कर दिया। आपको अंदाजा लग गया होगा हम किसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के एडीजी आईपीएस नवनीत सिकेरा की। नवनीत सिकेरा के बारे में आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और यह है जुर्म@8pm। जुर्म@8pm में हम आमतौर पर अपराधियों की कहानी अब तक सुनाते आए हैं, लेकिन अब आगे आपको हम जुर्म के दूसरे हिस्से यानी पुलिस वालों की कहानी सुनाएंगे। कुछ पुलिस वाले, कुछ एनकाउंटर जिन्होंने एक तरीके से समाज में एक अलग असर डाला। और नवनीत सिकेरा को सिर्फ इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की या पुलिस की छवि को सुधारने में जो अपना योगदान दिया उसे शायद भुलाए नहीं भूला जा सकता है। नवनीत सिकेरा यूपी कैडर के 1996 बैच के आईपीएस हैं। उन्हें आईएएस कैडर मिला था यूपीएससी की परीक्षा के बाद, लेकिन उन्होंने आईपीएस चुना था। उसके बाद अगर आप जानते हैं तो 1090 हेल्पलाइन जो उत्तर प्रदेश में चलती है उसकी शुरुआत भी नवनीत सिकेरा ने करी थी। 60 से ज्यादा एनकाउंटर करने की बात कही जाती है। जो मुजफ्फरनगर में एक वक्त पर 2000 के आसपास के टाइम में जो क्राइम वहां पर बढ़ा हुआ था उसको कंट्रोल करने का सारा श्रेय, और आज जो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखते हैं, शांत उत्तर प्रदेश, उसमें बहुत बड़ा योगदान नवनीत सिकेरा का था। राजनीतिक दलों के साथ अदावतें भी रही तो दोस्तियां भी रही, कृपा पात्र भी रहे तो कई बार नजरों में चढ़े। कहा जाता है बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नवनीत सिकेरा के कई बार ट्रांसफर हुए, लेकिन नवनीत सिकेरा इस बात से इनकार करते हैं कि बसपा के साथ मेरी नहीं जमी, लेकिन भाजपा और सपा के साथ सरकारों में इन्होंने अच्छा काम किया और उसका इनको रिवॉर्ड भी मिला। पढ़े लिखे आदमी हैं, आईआईटी, जाहिर सी बात है आईपीएस है तो पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आईपीएस के साथ साथ उनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, बीटेक किए हैं आईआईटी रुड़की से, अच्छा इन्होंने नंबर हासिल किया था। इनका जो जन्म हुआ था एटा जिले में हुआ था 1971 में, जो इनकी जन्म हुई थी। एटा अगर आप नहीं जानते हो तो बुलंदशहर या बुंदेलखंड का जो इलाका है वहीं का एक इलाका पड़ता है। इसके अलावा एमएक्स प्लेयर पर एक सीरीज भी आई थी, भौकाल सीरीज, मोहित रैना ने उसमें किरदार इनका प्ले किया था। 2 सीजन आ चुके हैं, शायद तीसरी भी आएगी। क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें कहानी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के एडीजी हैं। अब हम आपको नवनीत सिकेरा की कहानियां सुनाएं तो कई सारी कहानियां इनके बारे में प्रचलित है। इसकी जो एक बहुत प्रसिद्ध कहानी रही उत्तर प्रदेश में, एक एनकाउंटर था रमेश कालिया एनकाउंटर, उसको नवनीत सिकेरा ने किया था। कहा जाता है उसमें दुल्हन बन करके और दूल्हा बन करके ये लोग पूरी बारात लेकर के गए थे। कहा जाता है कि पुलिस की बारात आई गुंडों को मारने के लिए, तो इस बार असलियत में बारात आई थी गुंडे को मारने के लिए। उसकी कहानी हम आज आपको सुनाएंगे और कई कहानियां आगे भी सुनाएंगे। पहली कहानी रमेश कालिया की है। रमेश कालिया जो कि अवध के इलाके में साल 2000 के आसपास का जो समय था उसमें अचानक से उभरा था। श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो गया था और उसके बाद जो खाली स्पॉट था एक नए लड़के का, एक सनकी लड़के का, जो अपराध की दुनिया में जिससे अपराधी भी डरते हो, उस जगह को भरने की कोशिश रमेश कालिया कर रहा था। रमेश कालिया के बारे में अगर साल 2004 और 3 की रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो उसमें उसको भाजपा का नेता कहा जाता है। वैसे वो बिल्डर और माफिया वाला जो काम था, भूमि जमीन कब्जाना, जो लोगों की लड़ाइयां थी, तमाम जो विवादित जमीनें थे उनको कब्जा करने का काम रमेश कालिया किया करता था। उत्तर प्रदेश में उस वक्त अगर कहें तो अजीत सिंह का सिक्का चला करता था, एमएलसी थे समाजवादी पार्टी के, और इसके अलावा एक और नाम थे अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। अदिति सिंह, अभी उनकी बेटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई है, लेकिन एक वक्त पर अखिलेश सिंह का ऐसा सिक्का चलता था कि जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो उस वक्त पर कांग्रेस के लोग उस इलाके में प्रचार करने नहीं जाते थे, जो उनका रायबरेली का इलाका था उस इलाके में, और रायबरेली जिता करके देने में बहुत बड़ा योगदान अखिलेश सिंह का था कांग्रेस पार्टी को उसका गढ़ बनाने में। इन दोनों का सिक्का तगड़ा चला करता था, लेकिन रमेश कालिया को बड़ी ऐसे अंदर से लगी रहती थी कि मुझे अपना सिक्का भी चलाना है। रमेश कालिया जगह जगह पे अपना लूट मार पीट तमाम चीजें करता रहता था, लोगों को धमकाना, जमीनें कब्जा करना, इसके अलावा तमाम चीजें। लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं था कि एक धाक बन जाए।
अब धाक बनाने के लिए उसे किसी बड़े आदमी का कत्ल करना था। बड़े आदमी का कत्ल करने का मतलब था खतरा भी बहुत बड़ा हो जाना। लेकिन रमेश कालिया को चूंकि प्रसिद्धि चाहिए थी तो उसके पास ऑप्शन भी नहीं बचा था कि वो कुछ ऐसा ना करे। तो रमेश कालिया ने एक हत्या करी थी। रघुनाथ यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, बाराबंकी से लखनऊ आ रहे थे, अपनी गाड़ी में थे, उनके साथ 2 साथी थे और एक ड्राइवर था। तो बाराबंकी से लखनऊ आते हुए रास्ते में ड्राइवर ने कई बार चिताया कि हमारी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है, लेकिन अब रघुनाथ यादव भी अपने इलाके के बड़े नेता अपने समय के, तो उन्होंने कहा चलते रहो, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अचानक से कुछ आगे चलते हैं वो और पीछे से एक सूमो गाड़ी आती है, 4 लोग होते हैं उसमें और ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। रघुनाथ यादव और उनके 2 साथियों की हत्या हो जाती है। ड्राइवर किसी तरीके से बच करके भाग निकलता है। 28 अक्टूबर साल 2002 की बात है। अब इस दरमियान जैसे रघुनाथ यादव की हत्या हुई, रमेश कालिया का नाम तगड़े ढंग से उछलने लगा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तमाम समाजवादी पार्टी गठबंधन, भाजपा, बसपा, तमाम की सरकार ऊपर नीचे हो रही थी। तो जो सरकारी व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं उलझी हुई थी और इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा सिचुएशन में था नहीं। यह बात एक तरीके से सनसनी की तरह फैली और बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि कानून व्यवस्था क्या है। लेकिन तब भी अवध और मध्य उत्तर प्रदेश जो कहा जाता है लखनऊ के आसपास वाला, क्योंकि अब राजधानी है तो राजधानी में वैसे ही अपराध की उतनी संभावनाएं नहीं होती, चाक चौबंद होती है, सुरक्षा तमाम चीजें, तो इस वजह से उसको शांत माना जा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी रघुनाथ यादव की हत्या के बाद, और रमेश कालिया पकड़ा नहीं गया तो उसको भी मन मिल गया कि अब भाई साहब हमारा भी काम चल निकलेगा और हम काम कर सकेंगे। लेकिन उसको अभी भी उसके रास्ते में सबसे बड़ा जो रोड़ा खड़े थे वो अजीत सिंह थे, सपा के एमएलसी थे और बहुत मतलब एकदम कद्दावर गुंडे टाइप के आदमी थे। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, कृपा दृष्टि बाकायदा उनके ऊपर हुआ करती थी अजीत सिंह के ऊपर, इस वजह से उनको कोई कुछ छू नहीं पाता था। लेकिन रमेश कालिया का टारगेट था कि अजीत सिंह की हत्या की जाए। 4-5 सितंबर की रात की बात है, साल 2004, उन्नाव के गेस्ट हाउस में बर्थडे पार्टी चल रही थी अजीत सिंह की। अब नेता थे, बाहुबली थे, तो ताबड़तोड़ सब नशे में फायरिंग किए जा रहे थे, तो किसी को होश नहीं था कौन कहां गोली चला रहा है। लेकिन इतना था कि हवा में चल रही थी, किसी को लगी नहीं थी। लेकिन अचानक से स्विमिंग पूल के पास बैठे थे अजीत सिंह और अचानक से गोली चुपचाप आकर के उनकी खुपड़ी में लगती है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। किसी को पता नहीं चला कौन हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन रमेश कालिया का नाम उछल रहा था। इसके अलावा अखिलेश प्रताप सिंह का भी नाम उछल रहा था अजीत सिंह के राइवल के तौर पर। तो कहा यह गया कि अजीत सिंह की हत्या अखिलेश प्रताप सिंह और रमेश कालिया ने की है। रमेश कालिया का नामजद जो है केस बनाया गया। अब यहां पर समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव बनना शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी के सामने समस्या थी, समाजवादी पार्टी के साथ अपनी समस्या रहती है कि वो हमेशा माफियाओं से घिरी रहती है, तो इस वजह से उतना सख्त एक्शन ले भी नहीं सकती है। लेकिन अब रमेश कालिया समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं था, बीजेपी से उसकी साठगांठ कही जाती है, क्या कुछ था वो दावे अलग अलग है, लेकिन यह था कि समाजवादी पार्टी का नहीं था। यादव था लेकिन रमेश यादव उसका नाम था, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उसका कुछ खास ताल्लुक नहीं था। प्रॉपर्टी विवाद, वसूली, वर्चस्व की लड़ाई, तमाम चीजें जब इकट्ठा हुई, अजीत सिंह की तब हत्या हो गई। मुलायम सिंह के ऊपर दबाव बना, मुलायम सिंह ने लखनऊ में मीटिंग ली, एडीजी जो है वो भी बैठे हुए थे उस वक्त के एडीजी, और मुलायम सिंह से उन्होंने पूछा भाई क्या किया जाए, कानून व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। विनय कटियार उस वक्त पर भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे, बीएसपी, कांग्रेस, सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया और दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया थे उस वक्त मुलायम सिंह, मुख्यमंत्री भी थे मुलायम सिंह, उनको सख्त एक्शन लेना पड़ा। एडीजी ने सलाह दी कि नवनीत सिकेरा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ में एकदम अच्छे से मामला चीजों को निपटा रहे हैं और ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रहे हैं, उनको यहां पर बुलाया जाए और अच्छे से वो निपटा देंगे इस चीज को। दिसंबर 2004 की बात है, मुलायम सिंह ने वही मीटिंग ली थी और नवनीत सिकेरा का नाम दिया गया। नवनीत सिकेरा के ऊपर उस वक्त 50 से ज्यादा एनकाउंटर चढ़ चुके थे, मतलब था कि नवनीत सिकेरा तगड़े आदमी हैं। लखनऊ के एसएसपी बनाए जाते हैं दिसंबर 2004 में ही, और उसके बाद ढूंढना शुरू करते हैं, तमाम जगहों पर मारकाट होती है, तमाम लोग एनकाउंटर में मारे जाते हैं। लेकिन रमेश कालिया अभी पहुंच से दूर था, रमेश कालिया गायब था, रमेश कालिया के बारे में किसी को कोई सूचना नहीं प्राप्त थी। 10 फरवरी वो दिन आता है साल 2005 का, जब रमेश कालिया अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। पूरी तरीके से एकदम खूंखार भेड़िए की तरह जो है नवनीत सिकेरा ढूंढ रहे थे अपने शिकार को। अब ऐसे समय में एक फोन कॉल आता है, एक प्रॉपर्टी डीलर था इम्तियाज, उसको रमेश कालिया का फोन आता है, 5 लाख की फिरौती की मांग करता है। और ये जो था रमेश कालिया का आत्मघाती कदम था। रमेश कालिया को भी पता था कि आत्मघाती कदम हो सकता है, लेकिन अब वर्चस्व बढ़ाना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रमेश कालिया ने वो रिस्क लिया और 10 फरवरी को इम्तियाज को फोन किया गया, 5 लाख की फिरौती मांगी गई। अब इम्तियाज की भी डर गया, वो एकदम हालत खराब।
2 दिनों तक इधर उधर टाल मटोल करता रहा, लेकिन 12 फरवरी को लखनऊ में उसे बुलाया गया था कि पैसे लेकर के 12 फरवरी को लखनऊ में आना है, लोकेशन तब हम बताएंगे। 12 फरवरी को ही वो पुलिस के पास जाता है, 11-12 फरवरी को पुलिस के पास जाता है, बताता है ऐसी ऐसी चीज है। तो दरोगा जो है उसको, क्योंकि दरोगा को भी पता था कि आईपीएस नवनीत सिकेरा भी एसएसपी बनाए गए हैं और उनका मेन टारगेट जो है वो रमेश कालिया ये उसको निपटाना। तो इम्तियाज को रमेश कालिया ने जिसको फोन किया था, इम्तियाज को लेकर के जाया जाता है नवनीत सिकेरा के पास कि साहब ऐसी ऐसी समस्या है, इसका निपटारा किया जाए। नवनीत सिकेरा पूरा मामला सुनते हैं, उनको लगता है कि अब जो है पिछड़े में आ गया है ये जो आदमी है, ये जो जानवर है अभी आजकल हत्याएं करता फिर रहा है, ये जो है अब पिछड़े में आ गया है, इसको निपटाया जा सकता है। नवनीत सिकेरा ने प्लान बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या किया जाए। और डेट और लोकेशन जब पता चली, 12 फरवरी कैंट इलाके में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो उसकी अपनी ही है, तो मतलब और एक ऐसे इलाके में थी जहां पर दूर दूर तक कुछ और नहीं था, तो दिखाई पड़ सकता था कि कौन एनकाउंटर करने आ रहा है, क्या कुछ वहां पर समीकरण बन रहे हैं। इस वजह से ये डर भी था कि रमेश कालिया को मारने जाएं और पहले से पता चल गया तो फिर काम बिगड़ हो जाएगा, कि गोलीबारी हो जाएगी और हम पर ही हमला हो जाएगा। जैसा कि भाई अपने विकास दुबे वाले मामले में देखा था कुछ साल पहले, विकास दुबे को जो पुलिस मारने जाती है दूर से ही पता चल जाता है और पहले से भी इंफॉर्मेशन होती है, तमाम चीजें होती है और पुलिस वाले मारे जाते हैं। नवनीत सिकेरा पहले से उस चीज से अवेयर थे कि ऐसा चीज हो सकता है, तो प्लान बनाना शुरू करते हैं कि किस तरीके से जो है इसको मारा जाए। उसी दौरान एक दरोगा का आइडिया आता है कि बाराती बन करके चलते हैं। मतलब ऐसे कहा जाता है, बाराती जाना का मतलब कहा जाता है जब किसी भीड़ में आप बाराती बन के जाते हैं, जब आपको कोई कह दे तो कहा जाता है कि आप बेकार आदमी है। लेकिन उस दरोगा का आइडिया यह था कि बाराती बन करके चलते हैं और पता नहीं लगने देंगे कालिया को और हम वहां पर अपना काम निपटा देंगे। नवनीत सिकेरा को यह आइडिया पसंद आता है कि इंस्पेक्टर थे प्रताप सिंह, दूल्हा बनाए जाते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल थी सुमन वर्मा पाटिल, वो दुल्हन बनाई जाती है, बाकायदा मेकअप होता है। बाकी पूरी पुलिस टीम, पुलिस के जो जवान थे और लोग थे नवनीत सिकेरा तक, सभी लोग एकदम दूल्हा दुल्हन घराती बराती के तौर पर तैयार होते हैं। 3 गाड़ियां और डीजे जो है लेकर के वो लोग घूमने लगते हैं और इस इलाके में कहते हैं कि तुम चलो। इम्तियाज को कह दिया जाता है कि आप चलिए और हम जो है पीछे पीछे आपके आएंगे। एग्जैक्ट टाइमिंग और तमाम चीजें थी। इम्तियाज को 5 लाख रुपए नहीं दिए गए थे, 60,000 रुपए दिए गए थे कि तुम 60,000 रुपए ले जाकर के रमेश कालिया को देना। इम्तियाज वहां पर पहुंचता है और उसके बाद जो है 60,000 रुपए जैसे ही सामने पेशकश करता है, तुरंत रमेश कालिया गरमा जाता है, कहता है कि कहां किसको ऐसे चंदा चोरी देने आए हो, हम बहुत बड़े माफिया हैं, हमको 5 लाख रुपया दिए बोले थे, 60,000 रुपया काम नहीं बनेगा। पैसा फेंक देता है और पिस्टल निकाल लेता है और गाली गलौज होती है, पिस्टल निकालता है, धमकियां धमकाता है। लेकिन इधर पुलिस भी पूरी तैयारी में थी। अब कालिया चूंकि बहुत बड़ा आदमी था तो अपना गुंडा उंडा लोग खड़ा किया हुआ था वो सब छत वत पे, तो इस वजह से थोड़ा सा रिस्क था। लेकिन अब निकल पड़े हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये लोग निकल चुके थे, अपना बारात लेकर के गाना बजाते बजाते उसी तरफ से वो आते हुए नजर आते हैं। तो लोग जो उसके गुंडे थे उनको लगता है बारात जा रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अंदर में गाली गलौज चल रहा था, पिस्टल निकालता है, धमकाता उमकाता है। इतनी देर में पुलिस जो है उस घर के सामने पहुंचती है। बाराती लोग सब नाच गा रहे थे, दूल्हा दुल्हन। अचानक से दूल्हा दुल्हन के अंदर से पिस्टल निकलने लगती है, कोई राइफल निकालने लगता है, कोई AK-47 निकालने लगता है, तमाम चीजें होने लगती हैं और बस दनादन घर में घुसते हैं और तकरीबन 50 राउंड फायरिंग होती है। 2 पुलिस वाले जख्मी होते हैं, लेकिन रमेश कालिया जो है वो काम उसका खत्म किया जाता है। और नवनीत सिकेरा ने लखनऊ में आकर के मुलायम सिंह के कहने पर, सरकार के कहने पर, एक आवश्यक गुंडे को जो अनावश्यक रूप से समस्या पैदा कर रहा था उसको निपटाया और एक बार फिर से मुहर लगाई कि नवनीत सिकेरा जहां जुर्म खत्म है वहां। इस तरीके की कहानी है नवनीत सिकेरा की। उसके बाद बड़ी बातचीत की गई। 12 फरवरी 2005 तारीख को ही नवनीत सिकेरा ने रमेश कालिया का काम खत्म किया और एक और जो बड़ा माफिया पनप रहा था उसको भी निपटा दिया। यह कहानी थी पूरी। आगे हम आपको और भी कहानियां सुनाने की कोशिश करेंगे। आपने अगर भौकाल सीरीज देखी है तो आपको पता होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी है या फिर उसका जिस तरीके से प्लॉट तैयार किया गया है, बहुत सारी चीजें चेंज की गई हैं, उस वजह से नहीं समझ में आई होंगी, तो उनको भी हम कहानी के रूप में आपको पेश करने की कोशिश करेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पुलिस वालों के बारे में कैसी कहानियां सुनना पसंद करेंगे, किन पुलिस वालों की कहानियां सुनना पसंद करेंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी तमाम हम कहानियां आपको हर रविवार को रात को 8 बजे जुर्म@8 PM में सुनाते रहेंगे। शुक्रिया। ठीक है सर, कै मिनट का हुआ?